नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि बुधवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो कुछ मिले जुले संकेत दिखाई दे रहे हैं, बट बायस थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ है। एसजीएक्स ने डालते हैं तो यहाँ कुछ कमजोरी हावी होते हुए दिखी। 30-32 अंकों की कमजोरी यहाँ पर नजर आई है को मिली है। जब डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं कुछ स्ट्रेंथ नजर आई है। कुछ समय पहले तक हरे निशान में ट्रेड होता हुआ दिखा, अभी भी 230 अंकों की स्ट्रेंथ डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है और नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डाले तो 70 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई दे रही है। सिमिलरली एशियन मार्केट्स की भी बात करें तो यहां पर भी हमने हरे निशान पर ही शुरुआत होते हुए देखी। जापानीज मार्केट एटलीस्ट 160 अंकों की मजबूती लेकर खुला है। बाकी मार्केट्स में भी हमने शुरुआत कुछ हरे निशान में ही होते हुए देखी है। धीरे धीरे करके जब मार्केट्स खुलेंगे तो देखेंगे वहां मूड मिजाज कैसा है। कमोडिटी स्पेस की अगर बात करें तो अक्रॉस द बोर्ड कल हमने प्रेशर बनता हुआ देखा, आज भी एक मिला जुला सा ही सेंटिमेंट है। कच्चा तेल अगस्त वायदा जो कि अगला एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, वहां पर हमने देखा $116 के पास ट्रेड हो रहा है। कल $120 के 2 महीने के हाईस छुए, वहां से $4 नीचे फिलहाल ट्रेड हो रहा है। थोड़ी लोअर लेवल बाइंग आई है। WTI क्रूड की बात करें, इसमें भी हम देख रहे हैं प्रेशर है, ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते नीचे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ हुआ है कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, आज के लिए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, गुड मॉर्निंग। इन संकेतों को कैसे देखा जाए? एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी तो रिकवरी मुझे दिखी आधे घंटे में, लेकिन कल अमेरिकी बाजार खुले हैं छुट्टी के बाद। यूरोप के मार्केट्स, क्या कुछ हुआ है जरा बताइए। कुछ ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है नेहा। बहुत बड़ी तेजी ऑलरेडी हो गई थी। 3 दिन के वीकेंड के बाद अमेरिकी बाजार खुले, उतना खराब एक्शन नहीं रहा। थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि बाजार कंसोलिडेट, हल्का सा करेक्शन दिखा सकते हैं और बिल्कुल वैसे ही होते हुए दिखा। तो कल जब हम बंद हुए तो भी हमने देखा था काफी वॉलेटाइल हो रहे थे। डाउ फ्यूचर्स करीब 150-200 अंक नीचे थे जब कल हमारी क्लोजिंग हुई, और डाउ पर भी एंड ऑफ द डे हमने देखा करीब 225 अंकों की गिरावट के साथ बंद है। तो ऐसी कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। 6 दिनों से बहुत ही बढ़िया तेजी बनी थी, ऑलमोस्ट 10% का रिबाउंड आया था। तो एक हल्का फुल्का करेक्शन तो आना लाजमी था और बिल्कुल वैसे ही आपने होते हुए दिखा। तो 500 अंकों की रेंज में डाउ पर कारोबार हुआ, कुछ ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी और एंड में 225 अंक नीचे डाउ बंद होते हुए दिखा। लगभग 0.5% नीचे S&P और नैस्डैक भी थे, तो कुछ ज्यादा वहां पर भी परेशानी नहीं थी। हल्की सी बिकवाली आपने स्मॉल कैप मिड कैप्स में देखी थी, तो जो रसल 2000 है वो 1.25% नीचे जरूर था, बट अदरवाइज बाजार ठीक ठाक थे। थोड़ा बॉन्ड यील्ड कल बढ़ी है, 2.75% से बढ़कर 2.85% पर आ गई है। तो वहां पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि इन्फ्लेशन पर वापस थोड़ा बाजार का फोकस आते हुए दिख रहा है और उसी से जुड़ी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जहां पर हमने रखनी है नजर। जैसे कि कल हम पूरे दिन हाईलाइट कर ही रहे थे, जो बाइडेन और जेरोम पावेल साहब के बीच कल बैठक हुई, अनशेड्यूल्ड बैठक थी और पूरा का पूरा फोकस इन्फ्लेशन और यूएस की आर्थिक स्थिति पर ही था। मीटिंग से पहले कुछ जो व्हाइट हाउस के प्रेस डायरेक्टर हैं उनके कुछ कमेंट्स आए, मीटिंग के बाद के कुछ बड़े कमेंट्स हमारे सामने नहीं आए हैं, बट जो हमें बताया गया है वो यही है कि इन्फ्लेशन पर दोनों के बीच चर्चा हुई है और ऑफ कोर्स यूएस की आर्थिक स्थिति को लेकर आने वाले समय में कैसे इन्फ्लेशन को मैनेज करेंगे, कैसे ग्रोथ को मैनेज करेंगे, इस पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। तो वहीं से आपको नजर रखनी है। साथ ही जो उनकी वित्त मंत्री हैं जैनेट येलेन, जो इससे पहले फेड प्रेसिडेंट भी थी, वो भी इस मीटिंग में शामिल थी और उनकी तरफ से भी उन्होंने 1-2 इंटरव्यूज दिए जहां पर उन्होंने माना है कि इन्फ्लेशन को समझने में हमने गलती करी है। जैनेट येलेन ने पब्लिकली वो कह रही हैं कि जो हमारा पहले इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन था वो गलत था। हमें लगा कि इन्फ्लेशन आगे इतनी बड़ी चिंता नहीं बनेगा, बट ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं 40 साल की ऊंचाई पर यूएस का इन्फ्लेशन है, इंडिया से ज्यादा यूएस में इस समय इन्फ्लेशन है। तो वो मान रही हैं कि इन्फ्लेशन को समझने में हमने गलती करी, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन पर हम गलत थे। अब हमारा पूरा फोकस इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने में है। जिस तरह से ये एनर्जी के दाम बढ़े हैं रिसेंटली, उससे जरूर चिंता है और चिंता यह भी है कि क्या इसका ग्रोथ पर नेगेटिव असर हो सकता है या नहीं। रशिया यूक्रेन के वॉर के बारे में भी उन्होंने बोला, सप्लाई साइड कंसर्न्स की भी उन्होंने बात करी। तो इन्फ्लेशन पर एक बड़ी गलती मानी है जैनेट येलेन ने कि पहले हमने अंडर एस्टिमेट करा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम इन्फ्लेशन हो सकता है, पर अब हम पूरी तरह से इन्फ्लेशन पर फोकस बनाकर बैठे हुए हैं। साथ ही एक और बड़ा डेवलपमेंट जो आज से आपको रखनी है नजर, आज से जो यूएस फेड है वो अपनी बैलेंस शीट हल्की करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। यानी कि ओवर द ईयर्स और स्पेशली ये कोविड टाइम में जो इन्होंने अनप्रेसिडेंटेड बॉन्ड बाइंग करी थी,
अब बॉन्ड्स की बिकवाली ये शुरू करने वाले हैं। तो 3 महीनों के लिए, आज से 3 महीनों के लिए हर महीने करीब 47.5 बिलियन डॉलर्स की बॉन्ड्स की बिकवाली की जाएगी और फिर सितंबर से इसको बढ़ाकर 90 बिलियन डॉलर्स किया जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर है, बाजार की लिक्विडिटी थोड़ा और सकआउट करेगा। तो देखते हैं कि इस पर बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं। नोन फैक्टर है, पर आज से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो इस पर भी आपको रखनी है नजर। और फाइनली आप रखिए नजर जहां तक कमोडिटी बाजार है। तेल का तो आपने एक्शन समझा ही दिया। गोल्ड और सिल्वर पर थोड़ा प्रेशर हमने देखा है। बेस मेटल्स पर कल भारी गिरावट आई, स्पेशली एल्यूमिनियम और जिंक, और डॉलर इंडेक्स थोड़ा कल रिबाउंड हुआ है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बिल्कुल, और साथ ही ग्लोबल एग्री स्पेस पर नजर रहेगी, क्योंकि अब फिर से ये एक सुगबुगाहट है कि यूक्रेन के शिपमेंट्स शायद खुल जाएंगे। तो वहां की जितनी मेजर एग्री कमोडिटीज हैं वो अगर वर्ल्ड सप्लाईज का हिस्सा वापस से बन जाती हैं तो सप्लाई की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, और यही कारण है कि हम कई एग्री कमोडिटीज में थोड़ा प्रेशर बनता हुआ देख रहे हैं। बहरहाल शुक्रिया आपका दीपांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल रखने के लिए। आगे बढ़े इससे पहले देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा दिखा। काफी समय बाद हमने सोमवार को तो विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीद आते हुए देखी, लेकिन मंगलवार के आंकड़ों पर नजर डालें तो कैश स्पेस में बिकवाली वापस लौटती दिखी है। 1000 करोड़ के आसपास की बिकवाली हमने एफआईआईज की तरफ से आते हुए देखी। इनके सामने हमने देखा घरेलू संस्थागत निवेशक, उन्होंने 1850 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। और जहां तक एफएनओ स्पेस का सवाल है, वहां पर अगर देखा जाए स्टॉक फ्यूचर्स या फंड एक्शन हम देखते हैं, एफआईआईज की तरफ से खरीदारी जारी है। 3000 करोड़ के पास की खरीद हमने बनती भी देखी है। तो ऑल इन ऑल चिंता की बहुत बात तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत आज दिख रहे हैं उसके मद्देनजर हमारे मार्केट्स में क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। आज किस तरह का मूड मिजाज रहेगा सर? अब अमेरिकी बाजार भी खुल गए हैं, डाउ की तरफ से अच्छे संकेत है, डाउ फ्यूचर्स की तरफ से। सर क्या किया जाए आज? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, कमजोर शुरुआत हो, गिरावट के साथ शुरुआत हो तो निचले स्तरों से खरीदारी करने के मौके बनेंगे। कल हमने 16,500 16,525 के लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है और लगभग उन लेवल के आसपास खुलने के अगर संकेत मिलते तो वहां पर हल्की फुल्की खरीदारी की जा सकती है। दोनों तरफ के ट्रेड हैं बाजार में, और अमेरिका में कल उम्मीद के मुताबिक ही एक कमजोरी वाला सेशन रहा, लेकिन डाउ फ्यूचर्स उसकी भरपाई करते हुए दिखते हैं। थोड़ा बहुत कच्चे तेल में कमी जो आई है भाव में, वो भी हमारे लिए अच्छा है। तो उस लिहाज से खरीदारी करने का एक मौका आपके लिए वापस से बन सकता है। जहाँ तक लेवल्स का सवाल है, 16,425 16,525 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और एक बार हम फिर से 16,650 16,700 तक जाने की कोशिश करेंगे, और एक बार 16,700 के ऊपर टिके तो फिर और फ्रेश तेजी बनने की संभावना बनेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी भी कल अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचा है, और वो है आपका 35,300 के आसपास। आज भी सपोर्ट के तौर पर 35,100 35,300 आपके लिए सपोर्ट रहेगा, और ऊपरी स्तरों पर अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो 35,950 से लेकर 36,100 के आसपास तक, या यूं समझे कि 35,875 से 36,075 की रेंज तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो कमजोर शुरुआत पर खरीदारी करने की राय होगी, और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास जरूर आप खरीदारी करने का मौका देख सकते हैं। दोनों तरफ के ट्रेड होंगे, ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करने के भी मौके होंगे, तो दोनों तरफ की ट्रेडिंग के लिए आज ट्रेडर्स को तैयार रहना। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रिपीट कर देती हूँ, सर ने आज जो लेवल सुझाए हैं, सबसे पहले तो सर ने कहा कि दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको करने का मौका मिलेगा। रेंज क्या होगी निफ्टी में? 16,425 से 525, ये एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा। कोई भी डिप, कोई भी करेक्शन, जैसे कि सर ने अपनी कमेंट्री की शुरुआत में ही कहा, वो खरीद का मौका होगा। अपर बैंड 16,700 के पास दिखाई दे रहा है। सर को लगता है कि अगर 16,700 को पुश करने में निफ्टी कामयाब हो जाता है तो यहां से फ्रेश लेग ऑफ स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई देगी। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 1000 पॉइंट की जो रेंज है उसमें 35,100 से 300 ये आज सपोर्ट रेंज का काम करेगा, और अपर बैंड 35,950 से 36,100 तक का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको इस बैंड में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में काम करने का आज मौका मिलेगा। चलिए, ब्रॉडर मार्केट्स में क्या रणनीति होगी इस पर तो हमने बात कर ली, लेकिन खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन दिखेगा और किन सेक्टर्स पर, स्टॉक्स पर आपको फोकस करके चलना है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, चलिए रिजल्ट सीजन तो हमारे पीछे है, तो आपके लिए थोड़ी सी राहत की बात है, लेकिन आज के अहम ट्रिगर्स और खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, सबसे पहले आईपीओ, ई मुद्रा आईपीओ की आज से लिस्टिंग होगी।
आज मई ऑटो का सेल्स का डेटा आएगा। मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो आज से लागू हो जाएगा, जहां की प्रीमियम लगभग 6 से 23% तक बढ़ने का अनुमान है। शुगर स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 जून से 31 अक्टूबर तक जब भी अगर शुगर एक्सपोर्ट्स करना है तो आपको पहले मंजूरी लेना होगी। गोल्ड ज्वेलरी पर आज से जो 32 नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे हॉलमार्क आवश्यक कर दिया गया है। यूनियन कैबिनेट की बैठक है। कुछ चेंज इन प्राइस बैंड है, जिसमें 20% टू 10% है एशियन ग्रेनिटो और 10% टू 5% है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अब खबरों पर, आरवीएनएल कंपनी को सिंगल लाइन बीजी टनल बनाने के लिए लगभग 560 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा, डिविडेंड में कंपनी ने कुछ बदलाव किया है। 1.2 से बढ़ाकर डिविडेंड जो है वो 2.85 शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। वोडाफोन आइडिया, कंपनी ने सफाई दी है कि जो खबरें चल रही थी कि अमेजोन से लगभग 20,000 करोड़ जुटाने पर कंपनी एक्सचेंज ने की चल रही है प्रक्रिया, उस पर कंपनी ने बोला है कि कंपनी लगातार ऐसे विकल्प तलाशती रहती है। फिलहाल ऐसा कोई प्रपोजल पर विचार नहीं है। एशियन ग्रेनिटो, जिसमें आईटी विभाग ने कंपनी के कई ठिकानों पर छापेमारी मारी है और ये लगभग 26 से 31 मई तक ये सब छापेमारी चली है। रेलीगर पर ध्यान रखिएगा, जिसमें रेलीगर इंटरप्राइजेज और रेलीगर फिनवेस्ट ने सेबी के साथ जो मामला है वो सेटल कर लिया है। रेलीगर इंटरप्राइजेज ने लगभग 5.5 करोड़ और रेलीगर फिनवेस्ट ने लगभग 6 करोड़ में ये मामला सेटल कर दिया है। गेल और अदर ऑयल कंपनीज पर ध्यान रखिएगा, जिसमें ऑयल पाइपलाइन के मोनेटाइजेशन प्लान को टाला जा सकता है। कंपनी का कहना है कि पाइपलाइन में हिस्सा बेचने के अलावा भी वो दूसरे विकल्प देख रहे हैं। इंडियन होटल्स ओबेरॉय रियल्टी पर ध्यान रखिएगा, जिसमें कोलकाता की कंपनी वेस्टिन में हिस्सा खरीदने के लिए इंडियन होटल, ओबेरॉय रियल्टी समेत जैसी 38 कंपनियां हैं जिन्होंने दावेदारी पेश की है। अंत में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज से जो 19 किलो वाली कमर्शियल सिलेंडर है, आज से वहां पे लगभग 135 रुपए सस्ती हो जाएगी। ओके, पॉइंट टेकन अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि खबरों के दम पर किन सेक्टर्स और स्टॉक्स में एक्शन रहेगा। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग के साथ शुरुआत करेंगे। एनएमडीसी पर खरीदारी की रिकमेंडेशन आ रही है। इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 126 रुपए 10 पैसे के पास था। आज आपको 132 का टारगेट के लिए यहां खरीदारी करनी है। 122 का स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी में लगाना है। आगे बढ़ते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन आज एशियन पेंट्स को खरीदने की है। यहां पर स्टॉप लॉस 2775 का लगाना है 2950 के टारगेट के लिए। और अंत में सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से आज 2 रिकमेंडेशंस हैं वो निकल कर आई हैं, वो जरा आपके सामने हम रख देते हैं। पहली जो रिकमेंडेशन निकल कर आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहां पर 2632 की लास्ट क्लोजिंग दिखी थी। 2630 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2730 के टारगेट के लिए। और बीईएल एक आखिरी रिकमेंडेशन इनकी तरफ से है, यहां पर भी खरीदारी की ही रिकमेंडेशन है। 232 का स्टॉप लॉस और 241 का टारगेट आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। चलिए आज हम शुरुआत करेंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट से। सबसे पहले हम बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह का कल भारी भरकम करेक्शन हमने बनते हुए देखा कल देर शाम, और फिर एक दायरे का ट्रेड है, तो ऐसे में आपको कमाई का मौका कहां मिलेगा, इस पर बात करने के लिए आनंद राठी के जिगर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग। बहुत भारी एक्शन हमने कल शाम के सत्र से देखा। सबसे पहले तो कच्चे तेल पर ही फोकस कर लेते हैं। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हुई, 124 के लेवल तक गया, क्लोजिंग 122 पर हो गई, वो एक्सपायर हो गया। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट हम देख रहे हैं 116 के पास है, कल ये भी 120 के स्तर तक गया था। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर हमारे मार्केट में क्या रणनीति अपनाएंगे? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। सो कल इवनिंग सेशन में जो न्यूज आई थी, ओपेक शायद आगे जाके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, जिसके पीछे हमने शार्प करेक्शन देखा था, प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है। तो मुझे लग रहा है सेशन में वापस से थोड़ा बहुत और प्रेशर यहाँ बन सकता है क्रूड ऑयल में। सो जून कॉन्ट्रैक्ट जो 8929 के आसपास क्लोज हुआ था, आई थिंक आई एम क्वाइट कंफर्टेबल गोइंग शॉर्ट अराउंड 8950। 9000 स्टॉप लॉस लेके चले और 8850 का टारगेट यहाँ लेके हम क्रूड को आज शॉर्ट कर सकते हैं। नेचुरल गैस पे क्या रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि वैसे तो ये कमोडिटी जानी जाती है अपने सुपर वॉलेटाइल नेचर के लिए, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि अभी भी ये अपने आप को ऑलमोस्ट 14 ईयर हाइज के आसपास टिकाई हुई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $9 का भी स्तर छूकर आ चुकी है। तो ऐसे में जो कल करेक्शन आया है 5% का, उसमें आप क्या रणनीति अपनाएंगे आज? आई थिंक जैसा कि आपने बताया कल 4.5-5% का जो एक डिप आया था, मुझे लग रहा है अगर आज भी अंडरटोन नेगेटिव रहता है मार्केट का तो फिर शॉर्ट ही करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे भी बन सकता है, लेकिन सी अंडरटोन इज पॉजिटिव। बट अगर 648 के नीचे जून कॉन्ट्रैक्ट
648 के नीचे अगर ट्रेड करता है देन आई एम कंफर्टेबल गोइंग शॉर्ट। 651 का स्टॉप लॉस लेके चले, एंड बहुत ही वोलेटाइल कमोडिटी है तो हो सकता है 640 638 के लेवल्स पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, सोना चांदी एक बार काफी समय तक दायरे में घूमने के बाद आखिरकार वहां पर प्रेशर बनता दिखा। ऑलमोस्ट दो हफ्ते के लोस के पास हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी दोनों को ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। क्या ये बिकवाली रहेगी जारी? आज क्या किया जाए? आई थिंक ये बिकवाली जारी रह सकती है। डॉलर इंडेक्स में बहुत टाइम से एकदम स्टेडी मूवमेंट था, एक सबड्यूड मूवमेंट था, वो हमने कल स्ट्रांग होता हुआ देखा था। गोल्ड भी 1850 के आसपास बहुत दिनों से स्टेडी मूवमेंट थी, लेकिन कल हमने देखा कि 1830 1835 के आसपास के भाव भी आए थे। एंड सेम वे सिल्वर भी 21.5 के आसपास सपोर्ट लिया है। बट आई थिंक आज इंट्राडे में दोनों में वो उछाले पे बिकवाली का रिकमेंडेशन है। आई थिंक गोल्ड अगस्त कॉन्ट्रैक्ट मुझे लग रहा है 50,900 के आसपास मिले। 51,000 के स्टॉप लॉस से एक बार बिकवाली करनी चाहिए 50,700 के टारगेट के लिए। ओके, मेटल मार्केट में कल हमने फिर से उठापटक आते हुए देखी है। एलएमई पर अगर बात करें, एल्यूमिनियम निकल ये ऑलमोस्ट 3-3.5% नीचे बंद हुए हैं। घरेलू बाजार की बात की जाए तो यहाँ पर हम एक जिंक को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे मेटल्स प्रेशर लेकर ही यहाँ बंद होते हुए नजर आए। तो जरा बताइए कि अब यहाँ से क्या रणनीति होगी? कल के मार्केट में अगर हम बात करें तो चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया था फॉर द लास्ट मंथ, इट केम एट 49.6। हालांकि वो कॉन्ट्रैक्शन जोन में ही था, लेकिन पिछले 2 बार से वो रिड्यूसिंग ट्रेंड था, लेकिन इस बार हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे बढ़ोतरी देखी है। आज से वैसे कि 1 जून से चाइना का मार्केट भी ओपन हो रहा है, इकोनॉमी भी ओपन हो रही है स्लोली एंड ग्रेजुअली, सो आई थिंक डिमांड बढ़ेगी। कॉपर आई एम क्वाइट बुलिश। जून कॉन्ट्रैक्ट 774 के आसपास बाय करें, 770 के स्टॉप लॉस के साथ 780 के टारगेट के लिए। ओके, डॉलर इंडेक्स एक बार उस पर नजर डाल लीजिएगा। मैं जस्ट आपका एक व्यू जानना चाह रही थी कि 105 के ऑलमोस्ट 20 साल के हाई से अब लुढ़क के नीचे आया, अब वापस से रिकवरी दिख रही है, ऑलमोस्ट अब 102 पे पहुंच गया है। तो क्या माना जाए इसका अब करेक्शन खत्म हो गया है, यहाँ से अब रिकवरी के मोड में है? डॉलर इंडेक्स में मुझे लग रहा है 101.5 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है। एंड ओवर शॉर्ट टू मीडियम टर्म मुझे लग रहा है 104 104.5 के आसपास से अगर प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं 105 वापस से देखने को मिल सकता है। सो मुझे लग रहा है फॉर जून मंथ आई थिंक आई एम बुलिश ऑन डॉलर इंडेक्स। मुझे लग रहा है 105 के स्तर वापस से ये मार्केट छू सकता है। ओके, थैंक यू जिगर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि सिर्फ नॉन एग्री स्पेस में ही नहीं, करेंसी मार्केट पर भी हमें कहाँ नजर रखनी है और इसके मूवमेंट या स्ट्रैटेजी हम बनाकर यहाँ पर चल सकते हैं और मूवमेंट हम यहाँ एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। चलिए अभी बारी है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जानी मानी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जी जुड़ चुकी हैं। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सिमी जी, कल के मूवमेंट के मद्देनजर निफ्टी बैंक निफ्टी क्या किया जाए? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। कल का एकदम सेकंड हाफ में, मतलब एकदम नॉट जस्ट सेकंड हाफ, एकदम फैग इन द मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला था। और आज सुबह जो हाल एसजीएक्स निफ्टी का है वो देखते हुए लग रहा है कि गैप डाउन छोटा सा होना चाहिए। तो निफ्टी हो सकता है कि 16,500 के आसपास आके ओपन हो जाएगा। तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि निफ्टी में एक दायरा मैं दे रही हूँ, उसी के बीच में निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं होना चाहिए। 16,500 से 16,600 निफ्टी अगर इस रेंज के बीच में रहेगा तो इसमें कोई ट्रेड नहीं करेंगे। 16,500 से नीचे अगर ओपनिंग हो जाएगा और निफ्टी अगर उससे नीचे मेंटेन करता रहेगा तो मुझे लगता है कि वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके देखना चाहिए। और शॉर्ट का जो टारगेट रहेगा वो 16,440 से 16,410 का होगा। ऊपर में 16,550 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। और अगर ड्यूरिंग द डे मार्केट में कोई रिकवरी देखने को मिलता है और निफ्टी 16,600 का लेवल क्रॉस करता है, इनफैक्ट 16,610 के ऊपर जाने के बाद ही मैं बाई कॉल रिकमेंड करूंगी क्योंकि तब जाके निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट 16,700 से 750 का होगा। और फिलहाल जो सिचुएशन अभी सुबह सुबह देखने को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिकवरी देखने को मिलेगी। 16,600 से पहले कोई भी बाई कॉल नहीं सजेस्ट नहीं करूंगी मैं निफ्टी के लिए। रहा सवाल बैंक निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी कल एक लोअर लेवल पर क्लोजिंग देखने को मिला था। आज 34,450 के नीचे अगर ओपनिंग होता है तो उससे नीचे अगर सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा बहुत डाउन साइड खुल जाएगा। नेक्स्ट टारगेट 35,000 से 34,800 का होगा। तो 35,450 के नीचे मैं बैंक निफ्टी में सेल कॉल जनरेट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि सेल करके देखना चाहिए 35,450 के नीचे।
स्टॉप लॉस 100 पॉइंट ऊपर लगाना पड़ेगा। और ड्यूरिंग द डे अगर कोई रिकवरी आता है तो 35,650 के ऊपर ही मैं सजेस्ट करूंगी लॉन्ग जाने के लिए। इन बिटवीन कोई भी रैली छोटा होगा, शॉर्ट लिफ्ट होगा, तो उसमें अवॉइड करना ही बेहतर होगा। 650 के ऊपर खरीदने का सलाह होगा, जिसका टारगेट वापस से 35,900 से 36,200 का हो सकता है। यहाँ ओके, पॉइंट टेकन। सिमी जी, आपने ये तो बता दिया कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या रेंज पकड़ के और कैसे रणनीति अपनाकर कारोबार किया जा सकता है। ये बताइए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहीं दिख रहा है? कोई ऐसे स्टॉक्स जिनमें आज आपका कॉन्फिडेंस बन रहा है? नेहा, 2 स्टॉक है, एक सेल साइड का ही देखेंगे। कल सान फार्मा में एक मार्केट में ड्यूरिंग द डे बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिला था, तो वो करेक्शन आज भी एक्सटेंडेड हो सकता है। तो सान फार्मा में मैं शॉर्ट पोजीशन सजेस्ट कर रही हूँ। स्टॉप लॉस 870 के ऊपर लगाना है और टारगेट होगा 846 से 835। 860 के आसपास कल क्लोजिंग हुआ था, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट करके चलना चाहिए यहाँ पे। और इस लॉन्ग साइड में मैं भारत डायनेमिक्स को सजेस्ट कर रही हूँ, BDL, जिसमें खरीदारी का सलाह देना है। 780 के आसपास बंद किया था, अगर उसी के आसपास खुलता है तो 770 के नीचे स्टॉप लगा के मुझे लगता है कि BDL में खरीदने का सलाह है। 798 का पहला टारगेट, 810 का दूसरा टारगेट के लिए BDL को खरीद कर चलने का सलाह होगा। पॉइंट टेकन। सिमी जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इक्विटी मार्केट में आज कहां कमाई के मौके नजर आ रहे हैं। आइए बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। देख लेते हैं किन शेयरों पर FII ब्रोकरेज ने दर्ज की है FIR। शुरुआत इन्फोसिस से करेंगे। यहां पर ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन सबसे पहले रखते हैं आपके सामने। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट स्टैंस है, टारगेट 1970 का है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म का स्टैंस लेकर चल रहे हैं, टारगेट 2050 का है। सिमिलरली JP मॉर्गन, इनका भी आउटलुक ओवरवेट ही है और टारगेट 1850 का है। जेफरीज खरीद की रिकमेंडेशन दे रहे हैं 2050 के टारगेट के लिए। HSBC, इन्होंने होल्ड से अब अपना स्टैंस अपग्रेड करके टू बाय कर दिया है और टारगेट 1940 का दे रहे हैं। वहीं HSBC की रिकमेंडेशन M&M पर खरीदारी की है 1150 के टारगेट को लेकर। अब बारी आती है ग्लेनमार्क फार्मा की। इस पर HSBC ने होल्ड की रिकमेंडेशन दी है, टारगेट थोड़ा सा काटा है, 535 से अब घटाकर 455 कर दिया। अपोलो हॉस्पिटल, इस पर क्रेडिट स्विस की आउट परफॉर्म की जो रेटिंग है, आउटलुक है, वो बरकरार है, टारगेट 4350 का दिया है। क्रेडिट स्विस की रिकमेंडेशन रिलायंस पर न्यूट्रल की है, टारगेट 2510 का है। सिमिलरली सिप्ला पर क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म का आउटलुक लेके चल रहे हैं 1100 के टारगेट के लिए। और अंत में लुपिन, यहां पर क्रेडिट स्विस का न्यूट्रल स्टैंस है, टारगेट 700 का है। एक और रिकमेंडेशन हिंडाल्को पर आ रही है क्रेडिट स्विस की, आउट परफॉर्म की रेटिंग उनकी बरकरार है, टारगेट 610 का है।